हाँ तो दोस्त, अगले महीने बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? अगर ऐसा होता कि सर सिर्फ सर के नाम के अगर याद रख के हम पूरा मैक्रो को रिवाइज कर पाते तो कितना बढ़िया होता। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको ये नहीं पता कि सर 1.5 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर पूरा मैक्रो को कैसे रिवाइज करना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन सा तरकीब कि अगर आप मेरे नाम को ही याद रखते हो, राम सर इकोनॉमिक्स, तो सर इसी में आपका पूरा का पूरा जो है वो मैक्रो रिवीजन हो जाएगा। देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कैसा होगा? देखिए, पहला लेटर आर में आ जाता है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। सबको पता है जीडीपी जब भी आता है वो साथ में वेलफेयर लेके आता है, तो सर जीडीपी एंड वेलफेयर वाला क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए में आ जाता है एग्रीगेट डिमांड, या तो फिर से बोल रहा हूं, या तो एग्रीगेट डिमांड या तो एग्रीगेट सप्लाई इन टू सेक्टर इकोनॉमी डायग्राम एंड शेड्यूल के साथ आएगा। उसी के साथ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को भूलने की गलती मत करना, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को जरूर देख के जाना। अगला, अगर हम एम में देखते हैं तो सर मॉनिटरी पॉलिसी, आप देखिए मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर एक गया आपका क्वालिटेटिव और दूसरा हो गया आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर जितने भी सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सारा हो गया। और साथ ही मैंने यहां पर हाईलाइट करके मार्जिन भी लिखा है, इसको गलती से भी मत भूल के जाना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या चीज होता है, और मनी मल्टीप्लायर जिसको कि हम सब जानते हैं 1/LRR के फॉर्मूला से निकाला जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको सेविंग्स को पढ़ना है, सेविंग द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि जबरदस्ती का क्वेश्चन है, जो कि हर साल जो है बोर्ड डालता है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इस अप्रोच को आपको देखने जाना है। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच है, बाकी बचा आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसको पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आई में आ गया सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग के बोलते हैं। बाकी सर 1/1 MPC, 1/MPS और डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, 3 तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकाल सकते हो। और जिसको कि आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है, तो एक क्वेश्चन आजकल बड़ा चलन में आ गया है, एक एमसीक्यू में आता है कि सबसे पहले अगर डेल्टा आई हुआ तो उसके बाद डेल्टा वाई आएगा, उसके बाद डेल्टा सी आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा? आंसर होगा डेल्टा वाई आएगा। क्योंकि सर फ्रेश इन्वेस्टमेंट से फ्रेश इनकम जनरेट होता है, उससे हम लोग एमपीसी के थ्रू डेल्टा सी कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन, जो कि आगे चल के फिर से हमारे इनकम को बढ़ाने का काम करता है। आगे आर में आप लोग पढ़ सकते हो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, और दैट टू खास करके इसको पढ़ते वक्त आपको यह चीज ध्यान रखना है कि अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए आप बाहर रहते हो तो आप हमारे लिए नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। सही है, तो ये एक टॉपिक है। बाकी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड, तो ये टॉपिक मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। और बाकी बचा आपका रियल फ्लो। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, सर इसको आप जरूर देख के जाइएगा। ये स्ट्रेट 4 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो, आएगा। 100% क्वेश्चन है, आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सर करेंसी एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ तो क्या होगा, अगर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ तो क्या होगा, हाउ इट विल अफेक्ट योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी कंजम्पशन फंक्शन, उसी के अंडर अगर हम लोग देखें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल, ये हो गया आपका C/Y एंड दिस इज योर डेल्टा C/डेल्टा Y। सो दीज आर सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ओ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, RRR स्क्वायर, आरआरआर मूवी देखे हैं ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है बेटा। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बाकी ई में 2 आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, इसके बाद ओ के बाद एन, एनएफआईए के कंपोनेंट्स देख के जाइएगा, जरूर देख के जाइएगा, जिसमें कि आपका नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट रिटेन अर्निंग और आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है। एनआईटी बड़ा ही हेल्पफुल है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को समझने के लिए। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, ये जो टॉपिक है बेटा, फिर से बता रहा हूं, अगर नेट इंपोर्ट दे रखा है तो उसी का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो, अगर नेट इंपोर्ट नेगेटिव में है तो नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव में आएगा, अगर नेट इंपोर्ट पॉजिटिव में है तो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव में आएगा, वो चीज देख के जाइएगा। बाकी नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपीएफसी कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो ओ, नेशनल इनकम में 2 धुरंधर है। पहला हो गया आपका ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा हो गया ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सर ऑपरेटिंग सरप्लस अपने आप में एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और साथ ही में एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रॉफिट को भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आगे, और लास्ट स्लाइड में एक चीज बोलना भूल गया, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसमें किस तरीके से हाउ मतलब आरबीआई सेल एंड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड रिसेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी, ये चीज इसके अंदर आता है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर कोई बंदा इसको समझता है तो सर वो अपने आप फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज को समझ सकेगा कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है और किस तरीके से गवर्नमेंट उसको इंटरफेयर करता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिसाइड करने के लिए। साथ ही M1 द मोस्ट लिक्विड मनी, M4 क्या है? द लीस्ट लिक्विड मनी, M1 क्या है सर?
लीस्ट कंप्रेहेंसिव और M4 क्या हो गया आपका मोस्ट कंप्रेहेंसिव। M1 को हम लोग क्या कहते हैं, नैरो मनी कहते हैं, M4 को क्या कहते हैं, ब्रॉडर मनी कहते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्लस इंपोर्टेंट प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसको भी ध्यान देकर पढ़ना है आपको। तीनों मेथड के जितने भी प्रिकॉशंस है, इंटरमीडिएट गुड, हाउस सर्विसेज, सब हाउसवाइफ हो गया, ये जितने भी हैं ये सब इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड हैंड गुड का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो ब्रोकर उसका जो चार्जेस होगा वो इंक्लूड होगा। तो ये सारी चीजें आपको देख के जाना है। नेक्स्ट अगर हम देखें सी में कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसमें खास करके करंट अकाउंट के अंडर आप लोग देख लीजिएगा कि विजिबल ट्रांजैक्शन, इनविजिबल ट्रांजैक्शन, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी है उसका डिटेल स्टडी करना पड़ेगा आपको, और कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। इसके अंदर भी कैपिटल अकाउंट के अंदर एक क्वेश्चन है जो कि सर आपका गवर्नमेंट जो मेंटेन करता है आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कि सर अगर कुछ विड्रॉ हो रहा है और कुछ एडिशन हो रहा है तो उसको कैसे डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको आपको देखना है। नेक्स्ट लास्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो कहते हैं, नॉमिनल फ्लो को हम लोग मनी फ्लो कहते हैं। सबसे आखिरी में है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज इसी का ही है। बच्चे मुश्किल सवाल प्रैक्टिस करके जाते हैं, बड़े बड़े हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, पता चला रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो में गलत करके आते हैं। तो रियल फ्लो नॉमिनल फ्लो का जो हाउस होल्ड और बिजनेस फॉर्म के बीच में जो एक डायग्राम है उसको अच्छे से देख के जाइएगा। और मेरा ये पूरा मानना है, भरोसा है कि अगर आप इतने भी टॉपिक मैक्रो के पढ़ लेते हो तो आपका मैक्रो डन एंड डस्टेड है। तो जितने भी बच्चे कमजोर हैं, जिनको डर लगता है, जिनके आंखों के सामने एक तरीके से अंधेरा छा जाता है मैक्रो को सोचते हुए, आप उसको अच्छे से पढ़िए, इसको देखिए, लाइक करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिर से इस टॉपिक के बारे में दोबारा हम लोग कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।